हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज लेकर आया हूँ बीपीएससी हिस्ट्री का जो पीवाईक्यू सीरीज है उसका पार्ट 15। और इसमें हम लोग कवर करेंगे 66 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए, सक्रिय भाग इन लोगों में से सभी लोगों ने लिए थे। नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अब अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। तो ये सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिए थे इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेगम जिन्नत महल में और हजरत महल में। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है, अपने बेटे के साथ सहयोग किए थे 1857 के क्रांति में। और बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे लेकिन इंजन नहीं था? तो देखिए, ये इन्होंने कहा था 1935 अधिनियम के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें कारण क्या था ऐसा कहने का इनको? इन्होंने बोला कि इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था पे तो जोर दिया गया है, संघीय व्यवस्था पे जोर दिया गया है, लेकिन आजादी की कोई बात नहीं, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता का कोई बात नहीं है। भारत की स्वतंत्रता का कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता पे पूरा मौन रहा गया है, मौन है। सभी लोग मौन है स्वतंत्रता को लेके, तो इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो सबको पता है दांडी यात्रा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? गांधी जी के द्वारा। इनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत का डेट था, ये था 12 मार्च 1930। ठीक है। 12 मार्च 1930 से साबरमती से चले थे ये। कहाँ से चले थे? साबरमती से। और डांडी ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंच गए थे। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इनको लगा था 24 दिन। ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या किया था इन्होंने? नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून का उल्लंघन किया था इन्होंने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन थे? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए, इसमें से कोई नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या था, इसको ये जो ओरिजिनल रचयिता थे जिन्होंने इसको लिखा था, उनका नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। इन्होंने कब लिखा था? तो 1921 में लिखा था। बिहार में जब क्रांति वगैरह काफी फैल गए थे ना, तब ये एक बिहार के क्रांतिकारी भी थे। और तब इन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिससे लोगों में एक नया ऊर्जा भर रहा था, लोगों में एक नया साहस ला रहा था। लेकिन आगे चल के राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको फेमस किया गाकर। ठीक है। इन पंक्तियों को, इस गजल को गा करके राम प्रसाद बिस्मिल ने फेमस किए थे। तो रचयिता की बात किया जाए तो ये थे बिस्मिल अजीमा बहादी। लेकिन फेमस करने वाले की बात की जिससे इनको ख्याति मिली इस गाने को, इस गजल को, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा ई। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सबको पता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के बाद इसको लागू कर दिया गया था कुछ ही दिनों के बाद। ये घोषणा हुआ, फिर लागू कर दिया गया अक्टूबर में। जुलाई में घोषणा, अक्टूबर में लागू। लेकिन इसके बाद एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और इसमें किसी एक नेता ने नहीं, बहुत सारे नेताओं ने इसमें भाग लिए थे। और जो भी चीजें भारत में बाहर से बन के आ रही थी,
उसका इन लोग विरोध करने लगे, और जो चीजें भारत में बन रहे थे उनका इन लोग प्रयोग करने लगे। तो मेन इनका पर्पस यहाँ पे क्या था? मेन इनका जो पर्पस था, बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक विदेशी माल को जलाने तक लग गए थे, जो भी विदेशी चीजें थी। और ये आखिरकार सब तबके के लोग ने इसमें भाग लिया था, लगभग लगभग। पर्पस क्या था? ये जो साम्राज्यवादी जो ब्रिटिश थे उसको हानि पहुंचाना, आर्थिक रूप से। ठीक है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में वकील के रूप में पेश हुए थे। तो ये कौन थे? आईएनए के जो भी मुकदमे थे जनरली लड़ा करते थे, एक खास मुकदमा था 1945-46 में। इसमें प्रसिद्ध मेन जो वकील थे भोला भाई देसाई। ठीक है, मुख्य रूप से। इनके अलावा और भी बहुत सहयोगी थे इनके, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी इसमें इनको सहयोगी के रूप में थे। इनके अलावा और भी थे, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू भी इसमें थे, आसफ अली, ये सब इसमें साथ थे। लेकिन जो मेन वकील थे जो बहस कर रहे थे, ये थे भूला भाई देसाई। ठीक है, और ये जो मुकदमा जो किया गया था, इन पर आरोप लगाया गया था कि ब्रिटिश के खिलाफ इन लोग युद्ध छेड़ने के लिए, और या राजद्रोह टाइप का मुकदमा इनके खिलाफ लगा दिया था, आईएनए के सिपाहियों के खिलाफ। ठीक है, इसमें 3 लोग जो थे मेन इसमें मुकदमा जिन पे चलाया गया था। तो आईएनए के रूप में खास लोग कौन कौन थे? एक थे कर्नल प्रेम, कर्नल प्रेम, कर्नल गुरुबख्श, कर्नल गुरुबख्श, और एक थे मेजर जनरल शाहनवाज, मेजर जनरल शाहनवाज। तो ये प्रमुख से 3 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, राजद्रोह का, देशद्रोह का, यानी कि दंगा भड़काने का, अंग्रेजों द्वारा कड़े मुकदमे थे। अब भोला भाई देसाई ने प्रमुख रूप से इसको कोर्ट में बहस किए थे, और इन लोग जो थे अलग अलग समितियां बनाकर काम कर रहे थे, और सभी तरीके से इनको मदद कर रहे थे। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आप लोग को पता होगा, बहुत बार इसको पढ़े होंगे। तो इस झंडा को इन्होंने 22 अगस्त 1907 को फहराया था, स्टुअर्ट गार्ड में। स्टुअर्ट गार्ड कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, इनका पूरा जो नाम था मैडम मैडम भीकाजी कामभार। इन्हें स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है भारत में, स्वतंत्रता की जननी के नाम से भी इनको जाना जाता है। निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, ये पहले थे, तो ये गलत है। सी आर दास देशबंधु, ये सही है। विलियम बेंडा 1907 के कांग्रेस सभापति थे, नहीं। श्याम कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी अरदास देशबंधु। क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह में तो पहले गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, इसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय पंडित नेहरू थे, तो द्वितीय तो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। चित्तरंजन दास देशबंधु के उपनाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ पे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक नहीं थे, इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने किए थे, लेकिन पेरिस में नहीं। कहाँ किए थे? लंदन में। कहाँ किए थे इंडिया हाउस की स्थापना? लंदन में 1905 में। 1907 के कांग्रेस सभापति जो थे, ये 1907 में थे। सूरत में यह अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल में बदल गया था। सूरत अधिवेशन में इसके थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, सॉरी, घोष। तो ये थे, इसी में सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल में टूट गई थी कांग्रेस। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को, मतलब इस डेट को घोषित किया गया था। तो हुआ क्या था कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, इसी दिन घोषित कर दिया गया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। और इसी समय नेहरू जी ने रावी नदी के तट पे स्वराज का झंडा फहराया था अपने सभी सहयोगियों के साथ। ठीक है। और इसी दिन के बाद 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, मतलब इसी डेट को मनाने की घोषणा हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस तो 26 जनवरी 1930 को। तो इसी कारण से आगे चल के जब हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिलने के बाद जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हम लोग प्रस्तावना में इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी इसको लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उसका कारण यही था कि पूर्ण स्वराज दिवस कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ था, इसीलिए कुछ दिन रुक करके 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो देखिए, द्विशासन प्रणाली तो लागू कर दी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था लागू, लेकिन एक समय आने के बाद जब ये आए वॉरेन हेस्टिंग 1772 में, तो वॉरेन हेस्टिंग आए तो इसको ये हटा भी दिए। वॉरेन हेस्टिंग जब आए तो ये द्वैत शासन को हटा भी दिए। इसमें क्या किया था द्वैत शासन में रॉबर्ट क्लाइव ने? जो अधिकार था, तो अधिकार जो था वो रखा अपने पास, यानी अधिकार किसके पास था? अंग्रेजों के पास। और जो छोटे मोटे ये काम थे, मतलब जो कर्तव्य है, वो दे दिया भारतीयों को। तो अधिकार अपने पास रखा और कर्तव्य दे दिया भारतीयों को। तो ये था द्वैत शासन का, बुराई कहिए या अच्छाई कहिए, जो भी कहिए, तो ये था कर्तव्य दे दिया भारतीयों को। इससे लोगों को लगने लगा कि जो भी सारे अधिकार हैं, जो भी कुछ चीजें अच्छा होना है या कोई करना है, तो सब पे अधिकार अंग्रेजों का है। और जो काम करना है, चलो यहाँ पे पुल बनवाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब करवाने की जो कर्तव्य दे दिया है भारतीयों को। तो लोगों में विरोध हुआ। आगे चल के जब वॉरेन हेस्टिंग आए, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस द्वैत शासन को हटा दिया। और इसी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 73 में। इसके बाद इनको बना दिया गया क्या? भारत के गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल एक ऐसे और एकमात्र अकेले गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा भी चला है। किनके ऊपर? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा। ठीक है। इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो देखिए, शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है। ये हुआ था 1893 में। और इसका ये आप लोग को पता होगा, शिकागो है कहाँ? अमेरिका में। तो यहाँ भाग कौन लिए थे? स्वामी विवेकानंद। और ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किए थे इन्होंने। और इनके जो, अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और इनको भारत का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। भारत का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है इनको। और आगे चल के इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। और 12 जनवरी को इन्हीं के लिए, इन्हीं के जन्म दिवस पे, 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है पूरे भारत में? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। तो इन्हीं के जन्म के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किए थे? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये दोनों मिलकर 1933 में इसका गठन किए थे। तो एक्चुअली जो भी उस समय का गठन जो होता था ना, ये सब तो कांग्रेस के नेता थे, INC कांग्रेस के नेता थे। लेकिन
जब कुछ मतभेद होता था आपस में, तो इन लोग कांग्रेस के अंदर रह के ही नई पार्टियां बना देते थे। ठीक है। तो हुआ क्या था, जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया, तो रोक दिया गया, गांधी जी जेल चले गए। जेल से आए जब 1924 में, तो इसके बाद इन्होंने समाज सेवा में लग गए, राजनीति से दूर हो गए थे गांधी जी। तो आपस में विवाद होने लगा, बहुत सारे नेताओं में आपसी संबंध उस तरीके के नहीं रहे जैसे थे पहले। तो इसी विवाद को लेकर के आगे चल के ये मोतीलाल नेहरू और सी अरदास दोनों मिलकर के अलग होकर के कांग्रेस के अंदर ही एक अलग गुट बनाए, फिर बाद में ये अलग होकर के ये स्वराज पार्टी का गठन कर लिए, ये दोनों। ठीक है। इनका मेन जो पर्पस क्या था इसका, व्यवस्थापिका के जो सभा होता है ना, उसमें एंट्री करके जो भी सरकार की नीति है, यानी अंग्रेज की नीति है, तो सरकार की नीति का विरोध करना। कोई भी कार्य को करने के लिए पहले आपको वहां पहुंचना होगा। तो जो व्यवस्थापिका थी सभा, जो था व्यवस्थापिका सभा, जो अंग्रेजों वगैरह के द्वारा बनाए गए थे, उसमें बहुत सारे लोग उसमें साथ रहते थे, तो किसी भी रूप में हर हाल में चाहते थे कि हम उसका सदस्य बन जाएं उस सभा का। तब तो जो नीति जहाँ पे बनाते हैं इन लोग कि ये करना है वो करना है, उसका हम लोग विरोध करना है, तो यही सोच के साथ ये स्वराज पार्टी का गठन किए थे 1923 में। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की। तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र। ठीक है। ये क्या है, एक नाटक के तौर पे ये लिखा गया है, व्यंग के रूप में। क्या दिखाता है ये, तो ये जो नाटक में दिखाया गया है नील विद्रोह के बारे में, नाम भी है नील दर्पण। और क्या दिखाया गया है, किसानों की कैसी दुर्दशा कर दी थी अंग्रेजों ने, और किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया है। ज्यादातर ये जो दिखाया गया ये बंगाल के क्षेत्रों के बारे में दिखाया गया, आप लोग चंपारण से इसको कंपेयर नहीं कीजिए। चंपारण अलग था, बंगाल के क्षेत्रों का अलग था। इसमें पूरा जो एक चित्रांकन किया गया है, ये बंगाल के किसानों के लिए किया गया है। ठीक है। तो नील दर्पण का अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया मधुसूदन दत्त द्वारा। मधुसूदन दत्त द्वारा। ठीक है। और इसी में आगे चल के जितने नील विद्रोह का जो क्षेत्र था, जैसे मेन रूप से था ये बंगाल के नदिया जिले में, तो वहीं से ये सब चीजें शुरू हुई थी। और इस नील विद्रोह के अगर प्रमुख नेता की बात करें, तो ये थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। इसके मेन नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। खिलाफ लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसियों के खिलाफ। इसी में पूर्ण रूप से ये तय हो गया था, ये कितना ये निर्णायक युद्ध था, कि यहाँ पे इन लोगों ने इतना तय कर लिया कि अब फ्रांसीसी अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे सकते। एक तरीके से फ्रांसीसियों का सुपड़ा साफ कर दिया गया था बांडीवास के युद्ध में। ये युद्ध जो लड़ा गया था 22 जनवरी 1960 को लड़ा गया था। ये बांडीवास की अगर जगह की बात करें, तो बांडीवास है कहाँ? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में है। ठीक है। और अंग्रेजों के तरफ से जो नेतृत्व किया गया था, ये किया गया था आयरकूट के द्वारा। आयरकूट के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया था? ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। इसी को बोला गया था मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है। और इसी में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल शुरू किया गया था, यानी कि कुछ खास धर्म के लोगों के, कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाएगी। ठीक है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था
सिंहभूम में उस समय बिहार का क्षेत्र था, अब ये बन गया है झारखंड का क्षेत्र। ठीक है। कब ये आंदोलन किया गया था? तो 1831-32 में ये आंदोलन किया गया था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। ये एक कहा जा सकता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस शुरुआत का एक विद्रोह था, जो वहां के खास लोगों के लिए, मतलब ये छोटे वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा किया गया था। और इनका जो पूरा नाम था, ये बुद्धो भगत और मदारी महतो इसके नेतृत्व कर रहे थे कोल विद्रोह का। बुद्धो भगत के साथ साथ कौन कर रहे थे? एक और मदारी महतो। ठीक है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये श्यामल दास भावनगर कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। और इनकी आगे की जो शिक्षा हुई, कुछ समय के बाद जो मैट्रिक वगैरह पास हो गए थे, तब ये आए थे श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। तो प्रारंभिक पढ़ाई पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की थी? तो ये राजकोट से की थी प्रारंभिक पढ़ाई। प्रारंभिक राजकोट से शुरुआत में। आगे चल के कॉलेज की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। लेकिन जब फिर आगे इन्होंने चले, मैट्रिक के बाद जब कॉलेज से निकले, तो इसके बाद ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड, जहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई की है। तो इनकी अगर पढ़ाई की बात कहा जाए, तो भावनगर, राजकोट, भावनगर और इंग्लैंड। इंग्लैंड से जब आए तो कुछ समय के बाद, बैरिस्टर के बाद फिर साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से फिर आए तो आज़ादी में की लड़ाई में कूद पड़े। शुरुआत इन्होंने किया चंपारण आंदोलन से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे 66 में एक और ये एग्जाम हुआ था, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहा है, कभी न कभी कुछ घटनाओं की वजह से ऐसा होता रहता है। तो अगले बार हम फिर इसका 66 का री एग्जाम लेकर के आएंगे। बहुत जल्दी ही अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तो जो लोग नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ये भी बताइए कि कैसा लगता है आप लोग को, कहाँ पे क्या कमियां हैं उसको बताइए, हम आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग नए हैं, विद्यार्थी पीसीएस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए।